आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम लोग एक नए रूल के ऊपर चर्चा किए थे जिसमें हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है, इसके हम लोग सारी बातों को अच्छे से तथ्यतः समझ पाए थे। जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर हम लोग एडजेक्टिव के अंत में यल वाई जोड़ देते हैं तो जिस नए शब्द का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब बेसिकली किसी वाक्य में क्या करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी किसी क्रिया की क्या करता है, विशेषता बताता है, किसी क्रिया के बारे में और ज़्यादा डिटेल को क्या करता है, ऐड करता है। और जब क्रिया के बारे में वो डिटेल को बताता है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया जो है वह किस समय हो रही है, यानी टाइम के बारे में बता सकता है। क्रिया किस स्थान पे हो रही है, प्लेस के बारे में बता सकता है। किस प्रकार से की जा रही है, उसके मैनर के बारे में बता सकता है। तो इसी प्रकार से क्या अवस्था है उसकी डिग्री के बारे में बता सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी स्थितियों में जो एडवर्ब शब्द होता है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। और बेसिकली क्योंकि अपने सिलेबस में वर्ब के ऊपर ही मॉडिफिकेशन दिया गया तो हम लोग केवल उसी के ऊपर तथ्यतः बातें करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं अच्छे से, जिसके आपको पूरा नियम क्लियर हो जाए। और हर यल वाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब नहीं होता है, केवल एडजेक्टिव के लास्ट में यल वाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब होता है। नाउन के अंत में अगर यल वाई लगा रहेगा तो एडजेक्टिव रहेगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से बताई गई हैं। और ये भी बताए थे कि वर्ब को पहले वाक्य में जो वर्ब आई है अगर उसको अगले वाले वाक्य में उसका मॉडिफाई शब्द आपको दिखाई देता है तो हम लोग उसको किसका रूप दे देते हैं, एडवर्ब का, यानी उसके एडजेक्टिव शब्द के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, यल वाई। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर उसकी विशेषता बता रहा है यानी एडवर्बियल फ्रेज के रूप में उसकी एडजेक्टिव बहुत सारे शब्द के साथ मिलकर बता रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी एडवर्ब का रूप बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाता है तो हम लोग उसी रूप में यूज कर लेते हैं, एडवर्ब के रूप में। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सब लोग तैयार होंगे कल की बात अच्छे से समझने के बाद। और आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे वो भी तथ्यतः आप लोगों के सही थे। तो हमें ऐसा लगा कि आप लोग अच्छे से फैक्ट को समझ गए। तो हम लोग आज क्या करते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंस लेते हैं। एज एक्सरसाइज के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं, जिससे हमें इस वाले नियम को अच्छे से समझ में आ जाए, हमें कोई दिक्कत परेशानी इस वाले नियम में इसके बाद ना हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सब लोग तैयार हो जाएं, जुड़ जाएं। जो लोग अभी लाइव हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें सब बच्चों के पास, जिससे सब लोग एक्सरसाइज को देख लें, क्योंकि इससे सेंटेंसेस सिंथेसिस के आने की संभावना बोर्ड पेपर में रहती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट सा है और आसान सा भी है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा विशेष करना नहीं रहता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग देखिए एक्सरसाइज एंड एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ सेंटेंसेज हैं एक्सरसाइज के, कुछ हम अपने तरफ से भी सेंटेंस लिए हैं जो हमें लगता है कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेंटेंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है ही स्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। ही मतलब हुआ, स्केप्ड मतलब बच निकला या बच गया, फ्रॉम द एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से। करा वह दुर्घटना से बच गया। करा इट वाज या था वेरी फॉर्चुनेट, उसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। करा वह दुर्घटना से बच निकला या दुर्घटना में बच गया, करा उसके लिए कैसी थी, बहुत सौभाग्य की बात थी, फॉर्चुनेट था भाई, बच गया। अब अगर इस फॉर्चुनेट शब्द को देखें तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, करा वह जो स्केप हुआ उसका स्केप होना उसकी विशेषता बता रहा है कि सौभाग्य वाली बात थी कि वह उससे क्या हो गया, बच निकला। तो वह कैसे बचा, कैसे बचा, भाग्यपूर्वक बचा। तो यहाँ पे बचने की विशेषता के बारे में बताया गया है, फॉर्चुनेट जो है। तो फॉर्चुनेट शब्द का अगर हम लोग एडवर्ब बनाएं तो फॉर्चुनेट का फॉर्चुनेटली हो जाएगा। सौभाग्यपूर्वक भी कह सकते हैं या भाग्यपूर्वक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये फॉर्चुनेटली शब्द है। जो फॉर्चुनेट है यहाँ वह क्या है, एडजेक्टिव है। और ये इसके लास्ट में यल वाई जोड़ के हम लोग इसको क्या बना दिए, एडवर्ब बना दिए। हम लोग आसानी से केवल इसको अरेंज कर देंगे, हमारा वाक्य बन जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ही escaped from the accident. He escaped from the accident fortunately. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा he escaped fortunately. He escaped fortunately from the accident.
ये भी इससे बेहतर माना जाता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही स्केप्ड फॉर्चुनेटली फ्रॉम द एक्सीडेंट, या ही स्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट फॉर्चुनेटली। तो हम लोग इसका प्रयोग करके फॉर्चुनेट को फॉर्चुनेटली में कन्वर्ट करके उसको इस प्रकार से किसी भी तरह से अरेंज करके बना सकते हैं। तो दूसरा कह रहा है यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, आप सबसे उत्तम विद्यार्थी हैं। कह रहा है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपको ऐसा सेंटेंस बताए थे जिसमें नो डाउट अबाउट आए, और हम आपको बताए थे नो डाउट अबाउट को हम लोग किस में बदल देते हैं, जब एडवर्ब में चेंज कर देते हैं अनडाउटेडली। किस में चेंज कर देते हैं? अनडाउटेडली, जिसका मतलब क्या होता है? निसंदेह पूर्वक। क्या होता है? निसंदेह पूर्वक। तो कह रहा है कि आप सबसे उत्तम विद्यार्थी हैं, कह रहा है छात्र हैं, कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, यू आर अनडाउटेडली द बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हम अनडाउटेडली को बीच में लिख दी। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख दें अनडाउटेडली और फिर कामा यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो ये हमारे अरेंज करने का तरीका है। हम लोग दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके इसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे यू आर अनडाउटेडली द बेस्ट स्टूडेंट या अनडाउटेडली के बाद कामा यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तीसरे पे आते हैं, सी नेग्लेक्टेड हर स्टडीज। कह रहा है सी मतलब उसने, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, ध्यान न देना। तो कह रहा है उसने ध्यान नहीं दिया हर स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई पे। दिस वाज फूलिश, कह रहा है यह मूर्खतापूर्ण था। तो जब हम लोग फूलिश का बनाएंगे तो फूलिश का जो हमारा एडवर्ब शब्द रहेगा वो होता है फूलिशली। क्या होता है? फूलिशली। तो कह रहा है कि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो इसका हो जाएगा सी नेग्लेक्टेड हर स्टडीज फूलिशली। सी नेग्लेक्टेड हर स्टडीज फूलिशली। कह रहा है उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने पढ़ाई की उपेक्षा की, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद करते हैं आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आप उसको इधर उधर करके भी, यानी केवल एडवर्ब का सही रूप में प्रयोग करना है। आपको सही रूप में प्रयोग करके स्ट्रक्चर के अनुसार उसको दे देना है, लिख देना है, जिससे वह सही अर्थ प्रोड्यूस कर दे। अब कह रहा ही विल कम टू अटेंड माई सन्स बर्थडे। कह रहा ही विल कम, वह आएगा, टू अटेंड शामिल होने के लिए, माई सन्स बर्थडे। कह रहा मेरे पुत्र के जन्मदिन पर। कह रहा इट इज़ सर्टेन, कह रहा यह बात क्या है? निश्चित है। तो कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए आएगा, शामिल होने के लिए उसमें आएगा। कह रहा है इट इज सर्टेन, कह रहा है यह निश्चित है। तो सर्टेन का अगर हम लोग एडवर्ब बनाए तो क्या हो जाएगा? सर्टेनली। सर्टेन का एडवर्ब क्या हो जाएगा? सर्टेनली। तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, ही विल कम। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ही विल कम सर्टेनली टू अटेंड माई son's birthday. He will come certainly to attend my son's birthday. तो इस प्रकार से हम लोग केवल एडवर्ब का निर्माण करके और उसको सही स्ट्रक्चर के अनुसार लिख के वाक्यों का सिंथेसाइज करते जा रहे हैं, और हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है उसका एक एक सेंटेंस, एक एक बातें अच्छे से क्लियर होती जा रही हैं। और जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हम वो भी सेंटेंस लेते जा रहे हैं। तो आपको केवल इन सेंटेंसेज का कई बार प्रैक्टिस कर लेना और रिवीजन कर लेना है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। और दूसरा सेंटेंस है, The answers are correct. The answers are correct. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला करा यू हैव आंसर्ड, करा आपने उत्तर दिया, ऑल द क्वेश्चंस मतलब सभी प्रश्नों का, करा द आंसर्स आर करेक्ट, करा है कि जो उत्तर है वह क्या है? सही है। तो यहाँ पे आंसर देना वर्ब है, उत्तर देना वर्ब है, और उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? जो भी उत्तर दिए गए वह सभी क्या हैं? शुद्ध हैं, सही हैं। तो ये एडजेक्टिव है। जब किसी वर्ब के बारे में कोई दूसरा शब्द क्या करता है? मॉडिफाई करता है,
किसी भी शब्द के बारे में मॉडिफाई करता है, यहाँ पे जो आंसर है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, तो यह सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बता रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में यानी नाउन के बारे में कोई बताता है तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ क्या है, आंसर, इसी आंसर को वहाँ मॉडिफाई किया गया है। तो पहले वाले वाक्य में आने वाले वर्ब को अगले वाले वाक्य में मॉडिफाई किया गया है, लेकिन वहाँ नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो नाउन की विशेषता बताने के कारण वहाँ पे वो अभी किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। और इसी एडजेक्टिव को हम लोग जब एडवर्ब बनाएंगे तो ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्टली, करेक्टली। और इसी को हम लोग केवल अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव आंसर्ड, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। करा तुमने सभी प्रश्नों का शुद्ध तरीके से क्या किया, उत्तर दिया। हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला है ही ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन, ही ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन, ही ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन। और दूसरा है he did not succeed in it, he did not succeed in it। तो कह रहा ही मतलब उसने ट्राइड, प्रयास किया, टू क्लाइंब, चढ़ने का, द माउंटेन, पर्वत को। कह रहा ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ, इन इट, इसमें। कह रहा उसने पर्वत पे चढ़ने का प्रयास किया, कह रहा वो इसमें सफल नहीं हुआ। तो हम लोग बना लेंगे इसको, लिखेंगे ही ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन, he tried to climb the mountain unsuccessfully, करा ही मतलब उसने ट्राइड, प्रयास किया, टू क्लाइंब, चढ़ने का, द माउंटेन मतलब पर्वत पे, अनसक्सेसफुली मतलब कैसे, असफल रूप से। करा उसने असफलता के साथ यानी असफल रूप से, असफलतापूर्वक कह रहा है कि माउंटेन पर चढ़ने का क्या किया, प्रयास किया। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। और दूसरा सेंटेंस है ही इज सिंगिंग, और दूसरा है he is singing in a sweet voice, he is singing in a sweet voice। तो कह रहा है he is singing मतलब वह क्या कर रहा है, गा रहा है। कह रहा है he is singing in a sweet voice, वह एक मधुर आवाज़ में गा रहा है। तो हम लोग केवल नॉर्मली लिख देंगे, स्वीट का स्वीटली हो जाएगा, he is singing sweetly। और हम लोग नॉर्मली ये समझ जाएंगे कि अगर वो मधुरतापूर्ण तरीके से गा रहा है तो उसकी आवाज़, इसका मतलब क्या होगी, मधुर होगी गाने की। इसीलिए वहाँ पे हमें वॉइस का अलग से प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ही इज सिंगिंग स्वीटली, कर रहा है कि वह कैसे मधुरतापूर्वक क्या कर रहा है, गा रहा है। अगला हम लोग लेते हैं, पहला सेंटेंस है द सनसेट। हम लोग 7 सेंटेंस कर लिए, हम लोग 8वें सेंटेंस को देखते हैं। ध्यान से लोग समझते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। 8वां सेंटेंस है द सनसेट। और दूसरा सेंटेंस है द ट्रेवलर्स हैड नॉट रिटर्न्ड, द ट्रेवलर्स हैड नॉट रिटर्न्ड, द ट्रेवलर्स हैड नॉट रिटर्न्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पहले वाक्य का मतलब है द सनसेट मतलब सूर्यास्त हो गया, और दूसरा कह रहा है द ट्रेवलर्स हैड नॉट रिटर्न्ड, कह रहा है कि यात्री जो थे वह वापस नहीं आए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्ब का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ कोई एडजेक्टिव शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण कर देंगे। और एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण कैसे करेंगे, जो द सनसेट लिखा गया उसको हम लोग लिख देंगे, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे, बाई द सनसेट। इसका मतलब हो गया सूर्यास्त होने तक, सूर्यास्त होने तक।
तो यहाँ पे हमारा बाय द सनसेट किसका काम कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज का, AP। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जब इसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग सेकंड वाले सेंटेंस को पहले लिख लेंगे जिससे हमारा स्ट्रक्चर सही बने। तो हम लोग लिखेंगे द ट्रेवलर्स, यानी जो यात्री थे, यात्रीगण थे, हैड नॉट रिटर्न, वह लोग वापस नहीं आए थे, और कब तक, बाय द सनसेट, सूर्यास्त होने तक, यानी सूर्यास्त होने तक यात्रीगण वापस नहीं आए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से बातों को समझ गए होंगे। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, 9वां सेंटेंस। कह रहा द रोज इज द बेस्ट ऑफ फ्लावर्स, द रोज इज द बेस्ट ऑफ द फ्लावर्स, द रोज इज द बेस्ट ऑफ द फ्लावर्स। और दूसरा सेंटेंस है दिस इज सर्टेन, कह रहा है कि जो रोज मतलब गुलाब है, इज द बेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, कह रहा है वह सभी फूलों में सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। कह रहा है दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो हम लोग लिखेंगे द रोज इज सर्टेनली, द रोज इज सर्टेनली द बेस्ट ऑफ द फ्लावर्स। कह रहा जो गुलाब है वह फूलों में सबसे निश्चित रूप से क्या है, उत्तम है, अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। जहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग एडवर्ब लगा दे रहे हैं, और इसके पहले वाले सेंटेंस में जहाँ एडवर्बियल फ्रेज की आवश्यकता थी, एडवर्ब नहीं निर्मित हो सकता था, वहाँ पे हम लोग एडवर्बियल फ्रेज लगा दी। अगला, यू आंसर्ड मी, यू आंसर्ड मी, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है योर आंसर वाज रॉन्ग। तो हम लोग देख रहे हैं पहला वाक्य कह रहा है यू आंसर्ड मी, मतलब तुमने मेरा उत्तर दिया। कह रहा है योर आंसर वाज रॉन्ग, कह रहा है तुम्हारा उत्तर क्या था, गलत था। तो यहाँ पे उत्तर किस प्रकार दिया गया उसके बारे में बताया गया है, उत्तर सही था कि गलत था। तो यहाँ गलत था, ये एडजेक्टिव है, इसका जब हम लोग एडवर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा रॉन्गली, यानी गलत रूप से या गलत तरीके से। तो हो जाएगा यू आंसर्ड रॉन्गली, यू आंसर्ड रॉन्गली टू मी, यू आंसर्ड रॉन्गली टू मी। यहाँ यूजुअली पर्सन है तो हम लोग प्रीपोजिशन टू लगा देंगे। यू आंसर्ड, तुमने उत्तर दिया, रॉन्गली गलत तरीके से या गलत पूर्वक या गलत, कह रहा टू मी मतलब मुझे। अगला हम लोग 11वां सेंटेंस लेते हैं। 11वां सेंटेंस है यू इंसल्टेड मी, यू इंसल्टेड मी, और दूसरा सेंटेंस है इट वाज इंटेंशनल, इट वाज इंटेंशनल, इट वाज इंटेंशनल। करा यू मतलब तुमने इंसल्टेड मी, मेरा अपमान किया। करा इट वाज इंटेंशनल, करा यह इरादतन था, यानी तुम्हारा इरादा था या तुम चाहते थे मेरा अपमान करना, इसलिए ऐसा था। तो इंटेंशनल यहाँ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। जब हम लोग इसको एडवर्ब बनाएंगे तो इसमें हम लोग यल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा इंटेंशनली, मतलब होता है इरादा पूर्वक, यानी सोच समझ के। तो हो जाएगा यू इंसल्टेड मी, यू इंसल्टेड मी इंटेंशनली, इंटेंशनली, यू इंसल्टेड मी इंटेंशनली। हम लोग 12वां सेंटेंस लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखते जाएं और अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करते जाएं। कह रहा है सी फॉरगॉट हर, सी फॉरगॉट हर हैंडकरचीफ, She forgot her handkerchief that was careless, that was careless। तो कह रहा सी मतलब वह, फॉरगॉट भूल गई, हर हैंडकरचीफ मतलब अपने रुमाल को, कह रहा दैट वाज केयरलेस, कह रहा यह लापरवाही भरा था। तो हम लोग कह देंगे केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरलेसली, केयरलेसली लापरवाही पूर्वक। तो हम लोग इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा सी फॉरगॉट हर
handkerchief. She forgot her handkerchief carelessly. She forgot her handkerchief carelessly. तो उम्मीद करते हैं आपको सारा सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, किस प्रकार हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं एडवर्ब का प्रयोग करके। सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और कहाँ पे हम लोग एडवर्ब लगा सकते हैं उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रख रहे हैं और उसी के द्वारा हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है अगला सेंटेंस है 13वां सेंटेंस, ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट। और दूसरा है ही प्लेड इट ब्यूटीफुली। ही प्लेड इट ब्यूटीफुली। तो कह रहा है ही मतलब उसने प्लेड खेला, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, और कह रहा है दूसरे में ही प्लेड इट ब्यूटीफुली, कह रहा है इसने इसे सुंदरतापूर्ण तरीके से यानी बहुत अच्छे प्रकार से खेला। तो यहाँ पहले से एडवर्ब बना बनाया है, सिर्फ हमें जोड़ देना है। तो हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली। ही प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली। ही प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अगला सेंटेंस है सी वर्कड। सी वर्कड हार्ड। और दूसरा है सी वर्कड विथ केयर। सी वर्कड विथ केयर। तो कह रहा सी मतलब उसने वर्ड काम किया, हार्ड कठिन। कह रहा सी वर्ड उसने काम किया विथ केयर, कह रहा पूरे ध्यान पूर्वक। तो कह रहा उसने बहुत कठिन काम किया और कह रहा है कि उसने पूरे ध्यान के साथ काम किया। तो जब हम लोग केयर का एडवर्ब बनाएंगे तो पहले केयरफुल है, केयरफुल शब्द होता है, उसी में यल वाई हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा केयरफुली, क्योंकि यहाँ विथ प्लस केयर मिल के किसका काम कर रहा है केयरफुल का। तो हम लोग मानेंगे कि ये केयरफुल है क्योंकि विथ आया इसके साथ। विथ केयर का अर्थ केयरफुल, और केयरफुल क्या होता है एडजेक्टिव, और जब केयरफुल में यल वाई जोड़ देंगे तो केयरफुली हो जाएगा और ये केयरफुली क्या हो जाएगा एडवर्ब। बताइए सब लोग समझ पाए कि नहीं। विथ केयर क्या है, प्रीपोजिशन प्लस क्या है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, और इसको जब मिला देंगे तो यह केयरफुल का अर्थ देगा। केयरफुल क्या होता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देंगे क्या बन जाएगा एडवर्ब केयरफुली। तो हम केवल नॉर्मली लिख देंगे सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड केयरफुली, सी वर्कड हार्ड केयरफुली। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सारे सेंटेंसेज अच्छे से इसके अंतर्गत जो आ सकते थे हम लोग बना लिए। हम आपको एक सेंटेंस दे देना है, सब लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और हमारी तरफ से ये वाला जो नियम है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आपसे नहीं बन पाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, वो उसका तुरंत आंसर जब भी हमारे पास समय रहेगी हम प्रोवाइड कर देंगे। सेंटेंस है आई एडमिटेड माई एरर। आई एडमिटेड माई एरर। आई मतलब मैंने, एडमिटेड स्वीकार किया, माई एरर अपनी गलती को, और दूसरा आई एक्सप्रेस्ड माई रिग्रेट। आई एक्सप्रेस्ड माई रिग्रेट। आई एक्सप्रेस्ड मैंने व्यक्त किया, माई रिग्रेट मतलब अपना पश्चाताप। तो कह रहा मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, और दूसरा कह रहा मैंने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया। एक सेंटेंस और आपको दे देना, इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सेंटेंस है आपका आई विजिटेड शिमला। आई विजिटेड शिमला। आई विजिटेड शिमला। दूसरा आई टुक केयर ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। आई टुक केयर ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। कह रहा मैंने शिमला विजिट किया या घूमा, भ्रमण किया, और कह रहा है जितने भी इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे मैंने सबका
ध्यान दिया या ध्यान रखा। तो उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके ऊपर जितने भी सेंटेंस कल से लेके आज तक हम लोग किए सब आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो सेंटेंस आपको दिए गए सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में हम आंसर बताएंगे। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगर आपका कोई डाउट रहेगा क्वेश्चन का तो उसको ले लेंगे शुरुआत में वीडियो के, और फिर नहीं तो हम लोग नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट रूल है इसके बाद उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार हमारा जो सिंथेसिस रहेगा फिर जाके समाप्त होगा जब हम लोग लास्ट वाला नियम पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक के सारे नियम, सारी एक्सरसाइज, सारे सेंटेंस अच्छे से क्लियर होंगे। आपका किसी भी नियम का कोई भी सेंटेंस अगर डाउट में रहेगा तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट में भी लेके भेज सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रहेगा या आपको बुक्स का कोई नहीं आ रहेगा तो वो भी आप भेज सकते हैं। मतलब जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी, क्वेरीज रहेंगी, आप उसको भेजते रहेंगे तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो भी सेंटेंस आपके बुक में दिया गया रहेगा, जितने भी नियम आपको बताए गए सब कुछ आप लोग उसको कंप्लीट देख लेंगे, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे स्वयं से, उसको अपने से आप देख पाएंगे और को रिलेट कर पाएंगे। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या रहेगी तो आप हमें बताएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।